बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम डेफिनेशन करें ब्रीदिंग की, सो ब्रीदिंग क्या है? द फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फिजिकल जो मूवमेंट्स हैं, ये हमारे बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी पार्ट्स की जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से हमारी गैसियस एक्सचेंज करवाती हैं। इन ओवरऑल मूवमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? दैट्स नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, इसको फर्दर टू मेजर फेजेस के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसमें से एक जो है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एन इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। और जो दूसरी फेज है उसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज एन एक्सपायरेशन, exhalation. So the mechanism of breathing has been divided into two major phases, inspiration and expiration. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एयर इज टेकन इनसाइड द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। हम जिस मतलब वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एयर को लंग्स के अंदर लेते हैं या सांस को अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज एन इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन प्रोसेस में होता क्या है? मीन इसके अंदर अगर हम देखें कि क्या चेंजेस आती हैं या कौन सी फिजिकल मूवमेंट्स हैं जो इंस्पायरेशन करवाती हैं, तो इंस्पायरेशन में हमारे जो रिब मसल्स हैं, जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं, जो रिब्स में दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर राइज्ड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो शॉर्ट हो जाता है और फैल जाते हैं। इस तरह से ये जो रिब्स मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स राइज्ड हो जाएंगे और थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाती हैं। At the same time, dome-shaped diaphragm contracts and lower diaphragm का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मस्कुलर ऑर्गन है जो thoracic cavity और abdominal cavity को क्या कर रहा होता है? सेपरेट कर रहा होता है। और इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। तो उसी दौरान वो कहते हैं कि जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? लोअर्ड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, जो रिब केज है वो राइज्ड होता है, रिब्स हमारी बाहर की तरफ आ जाती है और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। सो इसके बाद दूसरा, इसकी वजह से दो चीज हुई, मीन रिब्स राइज्ड हुई तो हमारी जो चेस्ट है बाहर की तरफ आ गई, डायफ्राम क्या कह सकते हैं कि वो नीचे की तरफ चला गया। In this way, this movement increase the area of thoracic cavity. Thoracic cavity मीन हमारी चेस्ट कैविटी को भी कहते हैं। अब क्या कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो थोरेसिक कैविटी है या चेस्ट कैविटी है उसका एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब एरिया इंक्रीज होने की वजह से दैट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द लंग्स। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि किसी चीज का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? गैस का जो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी का बेसिकली वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इनसाइड स्पेस थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज होती जा रही है, इसकी वजह से लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं। अब जब लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, इसकी वजह से द प्रेशर विद इन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है जी। मीन जो प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड होने की वजह से इंटरनली जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर एयर का प्रेशर, जिसे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं, ज्यादा होता है। इनसाइड द एयर प्रेशर क्या होता है? लंग्स के अंदर कम होता है। सो द एयर फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम हाई प्रेशर रश इनटू द लंग्स टू द लोअर प्रेशर, और उस वक्त तक रशिंग करेगी जब दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, मीन लंग्स का और लंग्स के जो बाहर एरिया पाया जाता है। जैसे यहाँ पे बेटे अगर हम एग्जांपल दें, जैसे हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या है? हमारी जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं? बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ उठती हैं। ठीक है जी। रिब्स राइज्ड हो जाती हैं और जो डायाफ्राम है वो क्या है? नीचे की तरफ, ओरिजिनल प्लेस से क्या आ जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अंदर का जो क्या कह सकते हैं कि एरिया है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाते हैं। बाहर एयर का प्रेशर कम ज्यादा है, सॉरी, और अंदर एयर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। एयर फौरन क्या करती है? रशिंग करती है, रशिंग करके लंग्स में चली जाती है। इसके जहां पे अगर हम देखें इस तरह से बेटे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन क्या हुआ? रिब केज एक्सपेंड हुआ,
डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर लोअर्ड हो गया, नीचे की तरफ चला गया। तो इस ओवरऑल कैविटी के अंदर, जिसे हम थोरेसिक कैविटी कह रहे हैं, इसके अंदर स्पेस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। जब लंग्स एक्सपेंड हो जाएंगे तो इस ओवरऑल एरिया के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और बाहर एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एयर मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, मूव करके लंग्स के अंदर चली जाएगी, और उस वक्त तक जाएगी जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एन इंस्पायरेशन। इसके अपोजिट जो होता है उसे बेटे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन। मीन एयर को जो क्या कर सकते हैं, हमने एक्सहेल करना है, निकालना है उस वक्त। अब वो कहते हैं कि आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, मीन गैसेस एक्सचेंज हो गई, उसके बाद जो इम्प्योर एयर है, इम्प्योर एयर का क्या मतलब है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज एक्सपर्ड आउट इन एक्सहेलेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो रिब मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है जी, वापस क्या आ जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। और जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होकर दोबारा से डोम शेप में आ जाएगा, मीन राइज्ड होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं इसमें जो रिब केज है वो क्या हो जाता है, दैट इज लोअर्ड, मीन वापस चला जाता है, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चला जाता है। और इसके साथ हमारे जो क्या कह सकते हैं कि जो डायफ्राम है वो क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा, मीन डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोबारा ये किस में आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर से रिब्स जो है अंदर की तरफ चली गई हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जिसे हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, उसकी स्पेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब स्पेस कम होगी, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द लंग्स, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे एयर को एक्सपेल आउट कर देंगे फ्रॉम देम, क्योंकि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर इनसाइड लंग्स ज्यादा होगा, एयर का प्रेशर बाहर जो है हमारी बॉडी से वो क्या होता है, कम होता है, तो फौरन जो हमारी जो बॉडी के अंदर जो एयर है उसे बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एन एक्सपायरेशन। इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पे बेटे देख सकते हैं कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ चला गया है, और जो रिब्स हैं वो कहाँ पे आ गई हैं, दे आर बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन, अंदर की तरफ चली गई है, जिसकी वजह से इनसाइड जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम एयर को क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और साथ डायफ्राम भी क्या है, ऊपर की तरफ गया, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो रिब केज है कॉन्ट्रैक्ट हुए, वापस ओरिजिनल प्लेस पे आ गए, डायफ्राम नीचे से ऊपर की तरफ गया, जैसे डायफ्राम ऊपर गया और रिब केज अंदर की तरफ है, इस ओवरऑल का प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से लंग्स भी क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, क्योंकि प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, लंग्स के ऊपर। अल्टीमेटली लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इनसाइड द लंग्स एयर प्रेशर बढ़ जाता है, तो इस एयर को फोर्स आउट कर दिया जाता है, बाहर की तरफ मूव आउट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपायरेशन। हम इस तरह से देख सकते हैं, कंसीडर कर लें, हमारे क्या कर सकते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ले लेते हैं बॉडी का। अब ये जो है एरिया जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है फॉर द ब्रीदिंग। अब इसमें दो चीजें हैं, इंटरकोस्टल मसल जिसे मैंने कहा कि मसल्स ऑफ रिब्स हैं, और ये डायफ्राम। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डायफ्राम। मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिब केज, डायफ्राम, डायफ्राम में मूवमेंट, यहाँ पे रिब केज की ये मूवमेंट आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेंड भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और डायफ्राम जो एक्टिवली प्ले रोल करते हैं फॉर द ब्रीदिंग, वो ये दो चीजें हैं, या गैसियस को मूव आउट करने के लिए या मूव इन करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एरो के थ्रू बताया गया कि जब ये एक्सपेंड हो रहे हैं तो एयर को इनटेक कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं तो एयर को ये क्या कर रहे होते हैं, इनटेक कर रहे हैं, सॉरी, जब कॉन्टैक्ट होते हैं तो एयर को बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें, आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में यहाँ पे बेटे देखें कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन,
ये जो है आप लोगों को देख सकते हैं कि डायफ्राम ऊपर की तरफ गया है तो रिब्स बाहर की तरफ आ जाती है, डायफ्राम नीचे होता है तो रिब्स क्या हो जाती है अंदर की तरफ, जैसे ये देख सकते हैं। ठीक है, ये एरो से शो किया जा रहा है कि कैसे एयर इनटेक करेंगे और कब एयर ये क्या करते हैं आउटटेक करते हैं। तो ये डायफ्राम और रिब केज और इंटरकोस्टल मसल्स ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ब्रीदिंग। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये प्रेशर जो है इंटरनल लंग्स को वो क्या करते हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब आ जाते हैं ब्रीदिंग रेट के अंदर। अब ह्यूमन जो ब्रीथ्स नॉर्मल रेट के ऊपर, जैसे आप लोग स्कूल में बैठे हैं कोई फिजिकल वर्क एक्टिवली नहीं परफॉर्म कर रहे, तो रेस्ट फॉर्म में जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है दैट इज 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। आपको ब्रीदिंग रेट क्या होता है, वन इंस्पायरेशन वन एक्सपायरेशन मिलके एक ब्रीदिंग रेट बनाती है। मीन आप लोग एयर अंदर लेकर जाते हैं और एयर को बाहर निकालते हैं, ये कलेक्टली क्या बनाती है, वन ब्रीदिंग रेट। और नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट है वो हमारा कितना होता है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट पाया जाता है। अब आज बच्चों को कहा जाता है अपना ब्रीदिंग रेट काउंट करें तो वो फोर्सली ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमने नॉर्मली जिस तरह से हम सांस ले रहे होते हैं नेचुरली उसी तरह से लेना है। लेकिन जो ब्रीदिंग रेट है इसको कंट्रोल किया जाता है बाय आवर रेस्पिरेटरी सेंटर, जो किसके अंदर पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ब्रेन हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि ब्रीदिंग रेट को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग रेट को हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, यह सेंस करता है या स्टिमुलस लेता है थ्रू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो ब्रीदिंग रेट कम होगा, अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ब्रीदिंग रेट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। So during exercise or other hard physical works, the breathing rate may increase up to double, mean 30 to 40 times per minute तक हो सकता है। नॉर्मल 16 to 20 टाइम्स है, लेकिन जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, कोई फिजिकल वर्क करना शुरू कर देते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होकर 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक जा सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? बेसिकली जब हम कोई फिजिकल वर्क बढ़ाते हैं या हार्ड जॉब करते हैं, आवर मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जब हम काम कर रहे होते हैं हमें नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, उस वक्त हमें एनर्जी नॉर्मल मिल रही होती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता जाएगा इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि अल्टीमेटली किसके अंदर आती है, ब्लड के अंदर आती है। अब दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है या रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन है वो क्या हो जाता है, फौरन स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इसको स्टिमुलस से ज्यादा मिलता जाएगा। In this way, respiratory centers send message to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing। क्योंकि हमारा जो ब्रीदिंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिब मसल्स और डायफ्राम कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है उसी तरह से ब्रेन उतना जल्दी मैसेज पहुंचाता है रिब्स मसल्स को, डायफ्राम को, और उसी तरह से उसी स्पीड से रिब मसल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो प्राइमरी स्टिमुलस कौन सा है फॉर द ब्रीदिंग रेट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। So that excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, हमने हार्ड एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं या फिजिकल वर्क इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है देन द नॉर्मल। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, रेस्पिरेशन से। सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो इंक्रीजेस। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मोर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है ब्लड के अंदर। अब जैसे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो
तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड क्या है, स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेट होकर मैसेज भेजेगा किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को, विच इज फाउंड इन द ब्रेन। तो ब्रेन जैसे स्टिमुलस को रिसीव करेगा उसके अकॉर्डिंगली रिब्स और डायफ्राम को क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा। अब जैसे रिब्स और डायफ्राम को मैसेज पहुंचेगा, इससे इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इन दिस वे दे इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, और इस तरह से हमारे ब्रीथिंग रेट को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये बेटे आज का टॉपिक था। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। मैंने शुरू में बताया कि इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग रेट। अगर मैकेनिज्म आए तो सिर्फ उसमें आप लोगों ने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बताना है। इन केस अगर उसके साथ ब्रीथिंग रेट का पूछ ले तो फिर बताना है, अगर नहीं पूछे तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर, अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आता है तो सबसे पहले मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली ब्रीदिंग की हमने डेफिनेशन बतानी है। हेडिंग देंगे, फेजेस ऑफ ब्रीदिंग 2 हैं तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इनको अलग-अलग एक्सप्लेन करना है, तो उसमें इंस्पायरेशन की हेडिंग देंगे, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। फिर मेजर हेडिंग आ जाएगी, प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। इसमें 3 चीजों का रोल है, रोल ऑफ रिब्स आ जाएगा, रोल ऑफ डायफ्राम है, रोल ऑफ थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं, रोल ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं, और एट द एंड बता देंगे मूवमेंट ऑफ एयर, मीन एयर किस तरह से मूव करती है। इस तरह से सेकंड जो प्रोसेस है इसका, वो है एक्सपायरेशन। उसकी बेटे डेफिनेशन आ जाएगी, प्रोसेस की हेडिंग देंगे, उसमें 3 चीजें आ जाएंगी, रिब्स का रोल, डायफ्राम का या लंग्स का या थोरेसिक कैविटी का। अगर ब्रीदिंग रेट पूछा है तो फिर हम उसके साथ बताएंगे। ब्रीदिंग रेट की मेजर हेडिंग आ जाएगी, नॉर्मल कितना होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, ब्रीथ रेट ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज कितना होता है और क्यों इंक्रीज होता है, वो रीजन के साथ हम एक्सप्लेन कर देंगे। और उसके साथ आप लोगों ने मैकेनिज्म ब्रीदिंग में ये डायग्राम लाजमी तौर पर शो करनी है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने डायफ्राम और रिब्स की मूवमेंट को शो करना है कि किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे होते हैं। उसके बाद बेटे इसमें से एमसीक्यूज में आ जाए, इस ये पोर्शन एमसीक्यूज के लिहाज से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो पोर्शन है ज्यादातर लॉन्ग और एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। खैर, द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन इज, वो कितना होता है, दैट इज द 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। उसके बाद है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू, तो ऑलमोस्ट ये कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, दैट इज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ये दोनों एमसीक्यूज आते होते हैं, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने ना नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया होगा इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का, वहां से अमाउंट ऑफ गैसेस बताई हुई है, वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। जैसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर में, जो एयर हम निकालते हैं उसमें 16% है, क्योंकि इसमें से 5% हम यूज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एयर, जो हम इनटेक करते हैं, उसमें 0.04%। इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एक्सपायर्ड एयर, मीन वो नाइट्रोजन जो हम निकाल रहे होते हैं वो होती है 79%, क्योंकि हम इसको यूज नहीं करते, जितनी इनटेक करेंगे उतनी ही बाहर निकाल देते हैं। फिर इसी तरह एमसीक्यू पूछा जाता है, इट रिमेन्स अनइफेक्टेड इन एक्सपायर्ड एयर, वो नाइट्रोजन है, जितनी इनटेक करेंगे उतनी ही निकाली जाती है। आगे टेम्परेचर ऑफ एक्सपायर्ड एयर इज दैट इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि इनकमिंग एयर को कल हमने पढ़ा था म्यूकस वार्म करके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देते हैं। आगे रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, ये जो प्राइमरी स्टिमुलस है वो ये आ जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सपायर्ड एयर इज दैट इज 4%। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद बेटे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला, डिफरेंशिएट इन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, या अलग अलग से भी ये पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। इसके बाद है व्हाई आर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, तो इसमें हमने ब्रीथिंग रेट पहले बताना है, हार्ड एक्सरसाइज में कितना है होता है, और उसकी रीजन बता देंगे। इसी तरह से वो जो टेबल में आपको बता रहा था उसमें से बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट इन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, तो दोनों में आप लोगों ने इसका डिफरेंस इस वे में बताना है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस।